इस सेशन में हम जनरेटिव एआई टूल्स के रिस्क और लिमिटेशंस का गहराई से तकनीकी विश्लेषण करेंगे ताकि आप रिस्पॉन्सिबल एआई प्रिंसिपल्स को अपने डेवलपमेंट वर्कफ्लो में सही ढंग से लागू कर सकें। जनरेटिव एआई टूल्स जैसे गिटहब कोपायलट ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है, लेकिन किसी भी पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह इसके साथ भी कुछ गंभीर रिस्क और लिमिटेशंस आते हैं, जिन्हें समझना हर टेक लीड और डेवलपर के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब हम जनरेटिव एआई की कोर आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इंसान की तरह नहीं सोचते हैं। उनके पास कोई वास्तविक लॉजिकल रीजनिंग या सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। वे पूरी तरह से स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी या नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्शन पर काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई प्रॉम्प्ट लिखते हैं, तो एआई मॉडल अपने ट्रेनिंग डेटा की विशाल महासागर में ये खोजता है कि इस विशिष्ट प्रॉम्प्ट के बाद कौन सा कोड स्निपेट सबसे अधिक बार आता है। चूंकि ये केवल पैटर्न मैचिंग है, इसलिए मॉडल अक्सर ऐसा कोड जनरेट कर सकता है जो देखने में बिल्कुल सही लगता है, लेकिन वास्तव में वो आपके प्रोजेक्ट की कस्टम बिजनेस लॉजिक या डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट के लिए पूरी तरह से गलत या असुरक्षित हो सकता है। रिस्पॉन्सिबल एआई के प्रिंसिपल्स हमें ये सिखाते हैं कि हमें एआई को एक को पायलट या असिस्टेंट के रूप में उपयोग करना चाहिए, न कि एक ऑटोनॉमस डेवलपर के रूप में। अगर हम बिना सोची समझी एआई द्वारा जनरेट किए गए कोड को प्रोडक्शन में डिप्लॉय करते हैं, तो हम अनजाने में सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज, परफॉर्मेंस इश्यूज और आर्किटेक्चरल फ्लॉज को आमंत्रित कर रहे होते हैं। इस कोर्स में हमारा फोकस इन्हीं रिस्क्स को आइडेंटिफाई करने और उन्हें मिटिगेट करने के लिए मजबूत इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को स्थापित करने पर होगा, ताकि डेवलपमेंट की स्पीड भी बनी रहे और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी से भी कोई समझौता ना हो। स्क्रीन पर दिख रहा जेसन पीलूड ये दर्शाता है कि जब हम आईडीई से कोई प्रॉम्प्ट भेजते हैं, तो बैकएंड में एआई मॉडल के पास क्या डेटा जाता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर टेम्परेचर है, जिसे 0.7 पर सेट किया गया है। टेम्परेचर मॉडल की रैंडमनेस या क्रिएटिविटी को कंट्रोल करता है। जब टेम्परेचर हाई होता है, तो मॉडल बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और क्रिएटिव आउटपुट देता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि हमें क्रिएटिविटी नहीं बल्कि सटीकता और डिटर्मिनिस्टिक आउटपुट चाहिए होता है। हाई टेम्परेचर के कारण मॉडल ऐसी फंक्शंस या लाइब्रेरीज का उपयोग कर सकता है जो वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसलिए रिस्पॉन्सिबल एआई यूजेज के तहत हमें इन मॉडल्स की लिमिटेशंस को समझना होता है और ये जानना होता है कि एआई सिस्टम्स का आउटपुट उनकी इनपुट पैरामीटर्स और ट्रेनिंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पर कितना अधिक निर्भर करता है। ये फ्लो चार्ट जनरेटिव एआई की इंटरनल डेटा फ्लो और उसके साथ जुड़े रिस्क वेक्टर्स को विजुअलाइज करता है। जनरेटिव एआई टूल्स की सबसे प्रमुख और खतरनाक लिमिटेशंस में से एक है एआई हैलुसिनेशन। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हैलुसिनेशन का अर्थ है जब गिटहब कोपायलट या कोई अन्य एआई टूल ऐसा कोड, एपीआई कॉल या लाइब्रेरी सजेस्ट करता है जो वास्तव में दुनिया में मौजूद ही नहीं है। ये रिस्क इसलिए पैदा होता है क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कोई सर्च इंजन या डेटाबेस नहीं है। वे एक फिक्स्ड ट्रेनिंग कट ऑफ डेट वाली स्टैटिस्टिकल इंजन्स हैं। जब आप उनसे किसी बहुत ही नई लाइब्रेरी, किसी इंटरनल प्राइवेट एपीआई या किसी ऐसी नीश टॉपिक के बारे में कोड लिखने को कहते हैं जिस पर इंटरनेट पर बहुत कम डेटा उपलब्ध है, तो एआई मॉडल हार नहीं मानता। इसके बजाय ये उपलब्ध अधूरे डेटा के आधार पर एक लॉजिकल गेस करता है और एक ऐसा कोड स्निपेट तैयार करता है जिसका सिंटैक्स बिल्कुल परफेक्ट होता है, लेकिन उसके अंदर उपयोग किए गए मेथड्स पूरी तरह से मनगढ़ंत या फैब्रिकेटेड होते हैं। उदाहरण के लिए, ये AWS SDK का उपयोग करते समय एक ऐसा फंक्शन कॉल कर सकता है जो Amazon ने कभी रिलीज ही नहीं किया। अगर एक डेवलपर उस कोड पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता है, तो वो कोड कंपाइल टाइम पर या रन टाइम पर भयंकर एरर थ्रो करेगा। इससे न केवल डेवलपमेंट का समय बर्बाद होता है, बल्कि फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता है। इसलिए रिस्पॉन्सिबल एआई के सिद्धांतों के अनुसार डेवलपर्स को यह समझना चाहिए कि एआई द्वारा जनरेट किया गया कोड एक ड्राफ्ट है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं। आपको हर एक इंपोर्ट स्टेटमेंट, हर एक थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी और हर एक फंक्शन कॉल को अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के खिलाफ क्रॉस रेफरेंस और वेरीफाई करना होगा। हैलुसिनेशन को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन अवेयरनेस और स्ट्रिक्ट टेस्टिंग प्रैक्टिसेस के माध्यम से इसके रिस्क को पूरी तरह से मिटिगेट किया जा सकता है। यहाँ पाइथन कोड का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है जो एआई हैलुसिनेशन को दर्शाता है। इस स्निपेट में एआई ने रिक्वेस्ट्स लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है और फिर फेच सिक्योर डेटा नाम का एक मेथड कॉल किया है। देखने में ये कोड बहुत ही प्रोफेशनल और सही लगता है, लेकिन पाइथन के किसी भी वर्जन में रिक्वेस्ट्स लाइब्रेरी के अंदर फेच सिक्योर डेटा नाम का कोई मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सही मेथड केवल गेट या पोस्ट होता है। मॉडल ने ये मेथड इसलिए हैलुसिनेट किया क्योंकि प्रॉम्प्ट में शायद सिक्योरिटी का जिक्र किया गया होगा और मॉडल ने शब्दों को मिलाकर एक फेक फंक्शन बना दिया। यदि डेवलपर इसे बिना टेस्ट किए कमिट कर देता है, तो प्रोडक्शन में ये एट्रीब्यूट एरर के साथ क्रैश हो जाएगा।
ये सीक्वेंस डायग्राम एक डेवलपर और एआई के बीच की इंटरैक्शन और हैलुसिनेशन कैचिंग प्रोसेस को दिखाता है। सबसे पहले डेवलपर एआई को एक नई बीटा एपीआई का उपयोग करने का प्रॉम्प्ट देता है। जनरेटिव एआई का उपयोग करते समय दूसरा सबसे क्रिटिकल रिस्क सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी का होता है। माइक्रोसॉफ्ट और गिटहब के रिस्पॉन्सिबल एआई प्रिंसिपल्स में प्राइवेसी और सिक्योरिटी को एक मूलभूत स्तंभ माना गया है। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ओपन सोर्स रिपॉजिटरीज के विशाल डेटा सेट पर ट्रेन किया गया है। यद्यपि इनमें से अधिकांश कोड सुरक्षित है, लेकिन उस डेटा सेट में लाखों ऐसे पुराने प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं जिनमें एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या इनसिक्योर क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स जैसी वल्नरेबिलिटीज मौजूद हैं। चूंकि एआई मॉडल केवल स्टैटिस्टिकल पैटर्न जनरेट करता है, इसलिए वो कभी-कभी इन पुराने और असुरक्षित कोडिंग पैटर्न्स को आपके नए प्रोजेक्ट में सजेस्ट कर सकता है। अगर आप उस कोड को बिना किसी सिक्योरिटी रिव्यू के एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपका पूरा एप्लीकेशन खतरे में पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त प्राइवेसी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। कई बार डेवलपर्स अनजाने में अपनी डेटाबेस के कनेक्शन स्ट्रिंग्स, ईडब्ल्यूएस कीज या सेंसिटिव कस्टमर डेटा को प्रॉम्प्ट के अंदर पेस्ट कर देते हैं ताकि एआई को कॉन्टेक्स्ट मिल सके। हालांकि गिटहब कोपायलट के एंटरप्राइज प्लान्स में सख्त डेटा प्राइवेसी कंट्रोल्स होते हैं और वे आपके प्रॉम्प्ट्स को मॉडल ट्रेनिंग के लिए रिटेन नहीं करते हैं, फिर भी एक अच्छी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के रूप में हमें कभी भी सीक्रेट्स को एआई के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा जीरो ट्रस्ट मॉडल पर काम करना चाहिए। एआई द्वारा लिखे गए हर एक फंक्शन को उसी कठोर सिक्योरिटी स्कैनिंग, स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग और डायनामिक टेस्टिंग से गुजरना चाहिए, जिससे एक इंसान द्वारा लिखा गया कोड गुजरता है। एआई आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, लेकिन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पूरी तरह से डेवलपर के कंधों पर ही होती है। यहाँ दिया गया जावास्क्रिप्ट उदाहरण एआई द्वारा सजेस्ट किए गए एक बहुत ही खतरनाक सिक्योरिटी फ्लॉ को प्रदर्शित करता है। पहले फंक्शन में एआई ने यूजर आईडी को सीधे एसक्यूएल क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर इंटरपोलेट कर दिया है। ये एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए एक खुला निमंत्रण है। अगर यूजर आईडी में कोई मैलिशियस इनपुट आता है तो पूरा डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि एआई ने इंटरनेट पर मौजूद पुराने ट्यूटोरियल से ये पैटर्न सीखा होगा। नीचे कमेंट्स में हमने सिक्योर अप्रोच दिखाया है, जहां एक रिस्पॉन्सिबल डेवलपर ने एआई की सजेशन को रिजेक्ट करके पैरामीटराइज्ड क्वेरीज का उपयोग किया है। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि क्यों एआई जनरेटेड कोड का सिक्योरिटी ऑडिट करना अत्यंत आवश्यक है। जब हम जेनरेटिव एआई टूल्स को अपने डेली वर्कफ्लो में इंटीग्रेट करते हैं, तो जो सबसे बड़ा अदृश्य रिस्क पैदा होता है, उसे साइकोलॉजी में ऑटोमेशन बायस कहा जाता है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब कोई मशीन या एआई टूल लगातार हमें सही और उपयोगी परिणाम देता है, तो हमारा दिमाग उस पर अंधाधुंध भरोसा करने लगता है। मान लीजिए कि गिटहब कोपायलट ने आपके लिए एक के बाद एक 10 बेहतरीन और बग फ्री फंक्शंस लिखे हैं। आपका कॉग्निटिव गार्ड नीचे आ जाता है और जब वो 11वां फंक्शन लिखता है तो आप उसे ध्यान से पढ़ने के बजाय बस टैब की दबाकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। हो सकता है कि उस 11वें फंक्शन में कोई बहुत ही सटल या सूक्ष्म लॉजिकल एरर हो, कोई रेस कंडीशन हो या मेमोरी लीक हो जो पहली नजर में दिखाई न दे। ऑटोमेशन बायस के कारण डेवलपर्स अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और डीप कोड इंस्पेक्शन की आदत खोने लगते हैं। इसे हम ओवर रिलायंस या अत्यधिक निर्भरता कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट और गिटहब के रिस्पॉन्सिबल एआई फ्रेमवर्क में रिलायबिलिटी और सेफ्टी का सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि एआई सिस्टम्स को इंसानों को एम्पावर करने के लिए डिजाइन किया गया है, ना कि उनके जजमेंट को रिप्लेस करने के लिए। जब डेवलपर्स एआई पर ओवर रिलायंट हो जाते हैं तो पूरे प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर कमजोर पड़ने लगता है और सिस्टम में टेक्निकल डेट या तकनीकी ऋण जमा होने लगता है। इस रिस्क को मिटिगेट करने का एकमात्र तरीका एक मजबूत इंजीनियरिंग कल्चर बनाना है, जहां एआई कोड को उसी शक की नजर से देखा जाए जैसे किसी जूनियर इंटर्न द्वारा लिखे गए कोड को देखा जाता है। इसके लिए हमें स्ट्रिक्ट पीयर रिव्यू प्रोसेस, पेयर प्रोग्रामिंग और कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट टेस्टिंग को अनिवार्य बनाना होगा, ताकि ऑटोमेशन बायस के कारण कोई भी क्रिटिकल बग प्रोडक्शन एनवायरनमेंट तक ना पहुंच सके। इस पाइथन स्निपेट में हम एक सटल लॉजिकल बग देख रहे हैं जो ऑटोमेशन बायस के कारण मिस हो सकता है। ये फंक्शन प्रीमियम मेंबर्स और रेगुलर मेंबर्स के लिए डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहा है। कोड देखने में बिल्कुल क्लीन और ऑप्टिमाइज्ड लग रहा है और डेवलपर इसे तुरंत एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ एआई ने एज केसेस को हैंडल करना पूरी तरह से छोड़ दिया है। क्या होगा अगर प्राइस की वैल्यू नेगेटिव हो या जीरो हो? ये फंक्शन कोई वैलिडेशन नहीं कर रहा है। एक डेवलपर जो एआई पर ओवर रिलायंट है, वो इस एज केस को नजरअंदाज कर देगा, जिससे ई कॉमर्स सिस्टम में गंभीर फाइनेंशियल लॉस हो सकता है।
ये उदाहरण दर्शाता है कि ह्यूमन क्रिटिकल थिंकिंग की आवश्यकता कभी खत्म नहीं होती। ये ग्राफ डायग्राम ऑटोमेशन बायस की कैस्केडिंग इफेक्ट को प्रदर्शित करता है। बाईं ओर से शुरू करते हुए एआई की हाई एक्यूरेसी के कारण डेवलपर कॉम्प्लेसेंसी या ढिलाई उत्पन्न होती है। जेनरेटिव एआई टूल्स के साथ एक और अत्यंत गंभीर चिंता जो एंटरप्राइज लीडर्स और लीगल टीमों को होती है, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी और लाइसेंसिंग रिस्क्स। जैसा कि हम जानते हैं, गिटहब कोपायलट के पीछे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स काम कर रहे हैं, उन्हें इंटरनेट पर मौजूद पब्लिक रिपॉजिटरीज के अरबों लाइनों के कोड पर ट्रेन किया गया है। उस पब्लिक कोड में कई तरह के ओपन सोर्स लाइसेंस होते हैं। कुछ लाइसेंस बहुत ही परमिसिव होते हैं, जैसे एमआईटी यानी एमआईटी, जबकि कुछ बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव होते हैं, जैसे जीपीएल। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि जब एआई आपके लिए कोई कोड जनरेट करता है, तो बहुत कम संभावना होने के बावजूद ऐसा हो सकता है कि वो कोड हूबहू किसी पब्लिक रिपॉजिटरी के कोड से मैच कर जाए। यदि वो पब्लिक कोड किसी स्ट्रिक्ट कॉपीलेफ्ट लाइसेंस के अंतर्गत आता है और आप अनजाने में उसे अपने क्लोज्ड सोर्स प्रोप्राइटरी एप्लीकेशन में शामिल कर लेते हैं, तो आपकी कंपनी को भारी लीगल कंप्लायंस इश्यूज और कॉपीराइट उल्लंघन का सामना करना पड़ सकता है। रिस्पॉन्सिबल एआई का सिद्धांत हमें ये सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि हम दूसरों के आईपी अधिकारों का सम्मान करें। इस लीगल और कंप्लायंस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए गिटहब कोपायलट एक बहुत ही पावरफुल फीचर प्रदान करता है, जिसे मैचिंग पब्लिक कोड फिल्टर कहा जाता है। एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर्स को हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में इस फीचर को इनेबल रखना चाहिए। जब ये फीचर ऑन होता है, तो कोपायलट बैकएंड में जनरेट किए गए कोड को रियल टाइम में गिटहब के पब्लिक कोड बेस के हैशेस के साथ कंपेयर करता है। यदि उसे लगभग 150 कैरेक्टर्स का कोई एग्जैक्ट मैच मिलता है, तो वो उस सजेशन को तुरंत ब्लॉक कर देता है और डेवलपर को नहीं दिखाता। ये ऑटोमेटेड गार्ड रेल लीगल रिस्क को लगभग शून्य कर देता है और ये सुनिश्चित करता है कि आपकी टीम बिना किसी डर की एआई की पावर का लाभ उठा सके। यहाँ हमने कॉन्फ़िगरेशन जेसन का उदाहरण दिया है, जो दर्शाता है कि एक सुरक्षित एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में गिटहब कोपायलट की पॉलिसीज कैसे सेट होनी चाहिए। सबसे पहला की वैल्यू पेयर पब्लिक कोड सजेशंस को ब्लॉक्ड पर सेट करता है। इसका मतलब है कि सिस्टम कोई भी ऐसा कोड सजेस्ट नहीं करेगा जो पब्लिक रिपॉजिटरी से मैच करता हो, जिससे लीगल और कॉपीराइट रिस्क खत्म हो जाते हैं। दूसरी सेटिंग टेलीमेट्री डेटा कलेक्शन को डिसेबल्ड करती है और तीसरी सेटिंग प्रॉम्प्ट लॉगिंग को नन पर रखती है। ये सेटिंग्स प्राइवेसी सुनिश्चित करती हैं, ताकि डेवलपर का कस्टम प्रोप्राइटरी कोड कभी भी गिटहब या माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर मॉडल ट्रेनिंग के लिए सेव ना हो। ये गवर्नेंस का एक एक्सीलेंट उदाहरण है। ये फ्लोचार्ट पब्लिक कोड फिल्टर की इंटरनल मैकेनिज्म को विजुअलाइज करता है। माइक्रोसॉफ्ट और गिटहब के रिस्पॉन्सिबल एआई फ्रेमवर्क में फेयरनेस और इंक्लूसिवनेस को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। जब हम जेनरेटिव एआई की बात करते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि एआई मॉडल्स कोई नैतिक कंपास या मॉरल जजमेंट के साथ पैदा नहीं होते हैं। वे पूरी तरह से उस डेटा का एक दर्पण या रिफ्लेक्शन होते हैं जिस पर उन्हें ट्रेन किया गया है। दशकों पुराने ओपन सोर्स कोड में अक्सर ऐसे कोडिंग पैटर्न्स, नेमिंग कन्वेंशंस और एल्गोरिदम्स होते हैं जो आज के मॉडर्न और इंक्लूसिव स्टैंडर्ड्स के अनुसार सही नहीं माने जाते। इस ऐतिहासिक ट्रेनिंग डेटा के कारण मॉडल में बायस या पूर्वाग्रह आ जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप कोई डेटाबेस क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होते हैं, तो एक बायस्ड एआई मॉडल आपको मास्टर और स्लीव जैसे आउटडेटेड और नॉन इंक्लूसिव वेरिएबल नेम सजेस्ट कर सकता है, जबकि मॉडर्न इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में हमें प्राइमरी और रेप्लिका या मीन का उपयोग करना चाहिए। ये बायस का सबसे सतही स्तर है। इससे भी अधिक गंभीर रिस्क तब पैदा होता है जब एआई आपको ऐसा एल्गोरिदम सजेस्ट करता है जो डिसीजन मेकिंग करता है। उदाहरण के लिए लोन अप्रूवल या रेज्यूमे छंटनी का लॉजिक। यदि मॉडल ने पुराने बायस्ड डेटा से सीखा है, तो वो ऐसा लॉजिक सजेस्ट कर सकता है जो किसी विशिष्ट जेंडर, रेस या जनसांख्यिकी के खिलाफ अनफेयर हो। एक रिस्पॉन्सिबल डेवलपर के रूप में आपकी जिम्मेदारी केवल कोड को फंक्शनल बनाना नहीं है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि वो कोड एथिकल और बायस फ्री हो। आपको एआई द्वारा सजेस्ट किए गए एल्गोरिदम्स की गहराई से जांच करनी चाहिए और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का उपयोग करके एआई को स्पष्ट निर्देश देने चाहिए कि वो मॉडर्न, इंक्लूसिव और फेयर कोडिंग प्रैक्टिसेस का ही पालन करे। एआई आपके लिए टाइपिंग कर सकता है, लेकिन एथिक्स और फेयरनेस की जिम्मेदारी हमेशा ह्यूमन क्रिएटर की ही रहेगी। इस कोड स्निपेट में हम इंक्लूसिवनेस और फेयरनेस के सिद्धांत को एक्शन में देख रहे हैं। ऊपर कमेंट्स में हमने आउटडेटेड टर्मिनोलॉजी दिखाई है जो पुराने मॉडल्स अक्सर सजेस्ट करते हैं। नीचे हमने उसे रिस्पॉन्सिबल एआई प्रैक्टिसेस के अनुसार प्राइमरी और रेप्लिका में रिफैक्टर किया है। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा फिल्टर कैंडिडेट्स फंक्शन है। यदि आप एआई से रेज्यूमे फिल्टर करने का कोड लिखने को कहते हैं, तो आपको अत्यधिक सावधान रहना होगा कि कहीं एआई ऐसा लॉजिक न लिखती जो हिस्टोरिकल बायस पर आधारित हो।
यहाँ हमने स्पष्ट किया है कि सॉर्टिंग केवल ऑब्जेक्टिव टेक्निकल स्कोर के आधार पर होनी चाहिए। ये डेवलपर द्वारा एआई के बायस को ओवरराइड करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये डायग्राम मॉडल बायस की लाइफ साइकिल और मिटिगेशन को स्पष्ट करता है। शुरुआत हिस्टोरिकल ट्रेनिंग डेटा से होती है। अब तक हमने जनरेटिव एआई के विभिन्न रिस्क्स जैसे हैलुसिनेशन, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, ऑटोमेशन बायस और मॉडल बायस पर गहराई से चर्चा की है। सवाल ये है कि इन सभी रिस्क्स को जानते हुए हम एआई का सुरक्षित उपयोग कैसे कर सकते हैं? इसका उत्तर एक मजबूत रिस्क मिटिगेशन और वैलिडेशन स्ट्रैटेजी में निहित है। माइक्रोसॉफ्ट के रिस्पॉन्सिबल एआई फ्रेमवर्क में रिलायबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के सिद्धांत हमें बताते हैं कि एआई के आउटपुट को हमेशा जीरो ट्रस्ट के नजरिए से देखा जाना चाहिए। इसका मतलब है ट्रस्ट बट वेरीफाई, या वास्तव में एआई के मामले में नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। एआई को कभी भी पूरी तरह से ऑटोनॉमस या स्वतंत्र रूप से प्रोडक्शन कोड लिखने और मर्ज करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ह्यूमन इन द लूप अप्रोच सबसे आवश्यक है। इसके लिए आपको अपने डेवलपमेंट वर्कफ्लो में कई स्तरों पर सुरक्षा गार्डरेल्स लगाने होंगे। सबसे पहला गार्डरेल आपके आईडीई में होता है, जहां डेवलपर स्वयं कोड को पढ़ता है और उसकी लॉजिकल सटीकता की जांच करता है। दूसरा गार्डरेल यूनिट टेस्टिंग है। जब भी एआई आपके लिए कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक जनरेट करता है, तो आपको तुरंत एआई से ही उस लॉजिक को टेस्ट करने के लिए एक्सटेंसिव यूनिट टेस्ट्स जनरेट करने को कहना चाहिए। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट या टीडीडी एआई के साथ काम करने का सबसे सुरक्षित तरीका है। तीसरा और सबसे मजबूत गार्डरेल आपकी सीआईसीडी पाइपलाइन है। जब पीआर ओपन होता है तो पाइपलाइन में ऑटोमेटेड लिंटर्स, सिक्योरिटी स्कैनर्स और सोनार क्यूब जैसे टूल्स चलने चाहिए जो किसी भी इनसिक्योर पैटर्न को तुरंत ब्लॉक कर दें। अंततः एक मैंडेटरी पीयर रिव्यू प्रोसेस होना चाहिए, जहां कम से कम एक अन्य ह्यूमन इंजीनियर उस कोड को अप्रूव करे। इन सभी वैलिडेशन लेयर्स को लागू करके आप जनरेटिव एआई की अविश्वसनीय गति का लाभ उठा सकते हैं और साथ ही अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और सिक्योरिटी को भी हाईएस्ट स्टैंडर्ड पर बनाए रख सकते हैं। यहाँ हमने गिटहब एक्शंस वर्कफ्लो का एक YAML स्निपेट दिखाया है, जो एआई जनरेटेड कोड के लिए एक टेक्निकल गार्डरेल के रूप में काम करता है। जब भी कोई डेवलपर पुल रिक्वेस्ट बनाता है, ये पाइपलाइन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाती है। इसमें 3 मुख्य स्टेप्स हैं। पहला स्टेप रन सिक्योरिटी सास्ट स्कैन है, जो किसी भी एआई हैलुसिनेटेड वल्नरेबिलिटी जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन को पकड़ता है। दूसरा स्टेप यूनिट टेस्ट्स को रन करता है, ताकि कोड की फंक्शनल एक्यूरेसी वैलिडेट हो सके। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है फेल इफ कवरेज ड्रॉप्स, जो ये सुनिश्चित करता है कि डेवलपर ने एआई कोड को कवर करने के लिए पर्याप्त टेस्ट्स लिखे हैं। यदि कोई भी स्टेप फेल होता है तो कोड मर्ज नहीं हो सकता। ये ऑटोमेटेड गवर्नेंस का उत्तम उदाहरण है। हमारे प्रशिक्षण के इस अंतिम पड़ाव में हम बात करेंगे कि एक रिस्पॉन्सिबल एआई कल्चर कैसे बनाया जाए। हमने तकनीकी रिस्क्स और उनके समाधानों पर चर्चा की, लेकिन कोई भी तकनीक तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि उसे उपयोग करने वाले लोगों का माइंडसेट सही ना हो। माइक्रोसॉफ्ट और गिटहब ने रिस्पॉन्सिबल एआई के 6 प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए हैं, जिन्हें हर डेवलपमेंट टीम को अपनी डीएनए में शामिल करना चाहिए। पहला है फेयरनेस और इंक्लूसिवनेस, जिसका अर्थ है कि हमारा एआई जनरेटेड कोड सभी के लिए निष्पक्ष और समावेशी होना चाहिए। दूसरा है रिलायबिलिटी और सेफ्टी, जो सुनिश्चित करता है कि सिस्टम बिना क्रैश हुए सुरक्षित रूप से काम करे। तीसरा है प्राइवेसी और सिक्योरिटी, जो हमारी डेटा और यूजर्स की जानकारी की रक्षा करता है। चौथा और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है पारदर्शिता। जब आप अपनी टीम के साथ काम कर रहे हो या पीआर सबमिट कर रहे हो, तो ये छिपाएं नहीं कि कोड एआई ने लिखा है, बल्कि गर्व से बताएं कि आपने एआई का उपयोग करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ताकि रिव्यूअर्स उसे उसी दृष्टिकोण से जांच सकें। और अंतिम सिद्धांत है अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही। ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। एआई एक टूल है, वो एक कर्मचारी नहीं है। अगर एआई द्वारा लिखा गया कोड प्रोडक्शन में जाकर सर्वर डाउन कर देता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरी गलती नहीं है, ये कोपायलट ने लिखा था। एक इंजीनियर के रूप में आपकी कीबोर्ड से कमिट होने वाली हर एक अक्षर की पूरी जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी आपकी ही होती है। जब आप इन 6 सिद्धांतों को अपनी टीम की डेली ऑपरेशंस में अपनाते हैं, तो आप केवल एआई के रिस्क्स को ही नहीं घटाते, बल्कि आप एक ऐसा फ्यूचर प्रूफ और मैच्योर इंजीनियरिंग कल्चर बनाते हैं जो दुनिया की सबसे जटिल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को सुरक्षित रूप से स्केल कर सकता है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन से आपने जेनरेटिव एआई टूल्स की लिमिटेशंस और रिस्पॉन्सिबल एआई के सिद्धांतों को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ऐसी ही प्रीमियम सर्टिफिकेशन प्रिपरेशन, क्यूएनई बैंक्स, फुल ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल लेंथ ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स के लिए कृपया quicktechie.com पर जरूर विजिट करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
यहाँ हमने गिटहब रिपॉजिटरी के लिए एक कस्टम इंस्ट्रक्शंस फाइल का उदाहरण दिया है। ये .md फाइल टीम के भीतर रिस्पॉन्सिबल एआई कल्चर को एनफोर्स करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। हमने इसमें 4 रूल डिफाइन किए हैं। पहला ट्रांसपेरेंसी के लिए है कि यदि कॉम्प्लेक्स लॉजिक एआई ने लिखा है तो पीआर में उसे मेंशन करें। दूसरा सिक्योरिटी के लिए है कि कभी भी प्रोडक्शन सीक्रेट्स प्रॉम्प्ट में ना डालें। Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by Quicktechie. So we have first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today and you can download this. So let me go through Microsoft certification ebooks. You can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. These are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see these are all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice paper. So click on the first practice paper. It would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepare for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment, or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.